How would Ratan Tata like to be remembered? Very quickly, what I said earlier, I'd like to be remembered as a person who made a difference. Not anything more, not anything less. Indeed, sir, you will always be remembered as a person who made the difference in society. You will always be remembered as a humanitarian more than as an industrialist or as a businessman. You will always be remembered as a human being of great decency, great inspiration, and will be looked at as a person having great moral values. दोस्तों, 9 अक्टूबर को सर रतन टाटा जी का उनके 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया और देश ने एक ऐसा अनमोल रत्न खो दिया जो इस देश को दोबारा मिल नहीं सकता। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ वो एक सच्चे देशभक्त थे, एक नेक और रहमदिल इंसान थे और उनके पार्थिव को श्रद्धांजलि देने के लिए देश के कोने कोने से लोगों ने भीड़ की थी। दोस्तों, आज तक हमने सिर्फ पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ को इकट्ठा होते हुए देखा था, लेकिन एक बिजनेसमैन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के अंतिम दर्शन के लिए इतनी भीड़ जमा होना बयां कर देता है कि सर रतन टाटा ने उनकी जिंदगी कितनी बेदाग तरीके से जी थी। सर रतन टाटा के जाने का दुख हिंदुस्तान के हर इंसान को हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई बिजनेसमैन हो या फिर हम आप जैसा आम आदमी। देखा जाए तो उनकी शादी ना होने की वजह से उनकी कोई क्लोज फैमिली नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को जिस तरह से उनके जाने का दुख हुआ है, जिस तरह से हमारी आंखें नम हुई है, ये बयां कर देता है कि पूरा हिंदुस्तान ही उनका परिवार था, परिवार है और ये प्यार, ये इज्जत उन्हें मिली थी उनके देश के प्रति और समाज के लिए समर्पित की उनकी जिंदगी की वजह से। So friends, this video is just a small tribute to the great Sir Ratan Tata and the legacy he has left behind. दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे रतन टाटा जी के बचपन से लेकर टाटा ग्रुप को एक नई बुलंदी तक पहुंचाने का उनका सफर। दोस्तों, रतन टाटा जी का जन्म 28 अक्टूबर 1937 को ब्रिटिश राज के बॉम्बे यानी आज के मुंबई में हुआ था। जब रतन टाटा जी केवल 10 साल के थे तब उनके पिता नवल टाटा और माँ सोनी टाटा का डिवोर्स हो गया था और उनके पश्चात उन्हें फिर अडॉप्ट किया, उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई रतन जी टाटा, इनकी बीवी यानी नवाजबाई टाटा ने। तो इस सब से ये पता चलता है कि सर रतन टाटा टाटा फैमिली के वंशज नहीं थे। उन्हें और उनके पिता दोनों को भी टाटा फैमिली ने अडॉप्ट किया था। रतन टाटा जी ने अपना ग्रेजुएशन 1962 में न्यूयॉर्क की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में कंप्लीट किया था। जिस रतन टाटा की लीडरशिप के अंडर टाटा ग्रुप ने कई सारी सफलता की नई बुलंदियां देखी थी, जिन्हें आज भले ही टाटा ग्रुप के बैकबोन की तरह देखा जाता था। उन्होंने उनके करियर की शुरुआत 1963 में जमशेदपुर के टिस्को यानी आज जिसे टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है, वहां से एक साधारण कर्मचारी के तौर पर की थी। उससे पहले यानी 1962 में उन्होंने लगभग 6 महीने तक टाटा मोटर्स में ट्रेनिंग के लिए भी समय बिताया था। उसके बाद उन्होंने सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए टाटा ग्रुप में अपनी अहमियत को काफी बढ़ाया था। उसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया में टाटा ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भेजा गया। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने लगभग 2 साल बिताए थे। उसके बाद 1970 में इंडिया वापस आने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए टीसीएस भी ज्वाइन किया। फिर 1971 में उन्हें नेल्को यानी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का डायरेक्टर इंचार्ज भी बना दिया गया। उस वक्त नेल्को एक टफ टाइम से गुजर रही थी, लेकिन रतन टाटा ने अपनी लीडरशिप के अंडर नेल्को को एक प्रॉफिटेबल फर्म बना दिया। जेआरडी टाटा को भी अब तक रतन टाटा की इन लीडरशिप क्वालिटीज का पता चलने लग गया था। उन्हें उनकी लीडरशिप क्वालिटीज अच्छे से दिखने लग गई थी और उसके चलते उन्हें 1974 में टाटा सन्स के बोर्ड मेंबर्स में स्थान दिया गया। उसके बाद 1997 में उन्हें टाटा ग्रुप की एक डूबती हुई टेक्सटाइल कंपनी यानी नागपुर की इम्प्रेस मिल का जिम्मा सौंपा गया और सर रतन टाटा ने भी उसे एक चुनौती के तौर पर स्वीकार कर लिया। सर रतन टाटा ने इम्प्रेस मिल को बचाने के लिए उनसे जो कुछ हो सका वो सब कुछ किया, लेकिन उस वक्त उस कंपनी को बचाने के लिए लगभग 50 लाख का फंड चाहिए था। लेकिन उनके प्रस्तावों के बावजूद उनके प्रस्तावों को कंपनी के दूसरे एग्जीक्यूटिव्स ने रिजेक्ट कर दिया। उनके प्रोविजंस को, उनके प्लान्स को उस वक्त के एक दूसरे एग्जीक्यूटिव्स ने ठुकरा दिया और इसके चलते इम्प्रेस मिल को बंद करना पड़ा। और सर रतन टाटा अपने एक इंटरव्यू में ये किस्सा बताते हुए काफी इमोशनल, काफी भावुक हो जाते हैं। जेआरडी टाटा को रतन टाटा पर फिर भी भरोसा था, उनके लीडरशिप क्वालिटीज पर पूरा भरोसा था और इसीलिए उन्होंने 1981 में सर रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन बनाया। उसके बाद 1986 से लेकर 1989 तक उन्होंने एयर इंडिया के चेयरमैन का भार भी स्वीकारा था और फाइनली जब जेआरडी टाटा ने टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के
चेयरमैन की पोजीशन से रिजाइन किया, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी, अपने सक्सेसर के तौर पर अपने फेवरेट यानी रतन टाटा का ही चुनाव किया और फाइनली मार्च 1991 में सर रतन टाटा बन गए टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन। लेकिन दोस्तों, ये सब उनके लिए आसान नहीं था। जे.आर.डी. टाटा की लीडरशिप के दौरान उनके वक्त के एक और इन्फ्लुएंशियल लीडर रूसी मोदी रतन टाटा को चेयरमैन बनाने के सरासर खिलाफ थे, लेकिन जे.आर.डी. टाटा ने अपना डिसीजन बना लिया था। रूसी मोदी उस वक्त टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टेस्को, जिसे आज हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं, उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो रतन टाटा भले ही टाटा सन्स के चेयरमैन बन चुके थे, लेकिन फिर भी रूसी मोदी को टेस्को को एज एन इंडिपेंडेंट कंपनी के तौर पर ही चलाना था, उसका कंट्रोल उन्हें खुद के पास ही रखना था। लेकिन दूसरी तरफ थे रतन टाटा जी। रतन टाटा को टाटा ग्रुप की सभी सब्सिडाइज कंपनीज को बिखेरने से बचाना था। सभी कंपनीज को उन्हें टाटा ग्रुप के अम्ब्रेला के अंडर एक साथ कंट्रोल करना था ताकि यूनिटी बनी रहे और सब्सिडाइज कंपनी के चेयरमैन अपनी मनमानी ना कर सके। और उसके साथ ही सर रतन टाटा जी ने रिटायरमेंट एज के लिए एज को लेकर भी कुछ नियम बनाए, कुछ नियम लागू किए और इन सब से रूसी मोदी और उन जैसे कई लोगों को दिक्कत होने लगी थी। उन्होंने सर रतन टाटा के इस प्रोविजंस के खिलाफ जाने की आवाज उठाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी सर रतन टाटा अपने डिसीजंस पर डटे रहे और उनके ये नए नियम, नए प्रोविजंस सबको मानने ही पड़े, जो टाटा ग्रुप के लिए आगे चलकर फायदेमंद ही साबित हुए। टाटा सन्स के चेयरमैन के तौर पर अपने टेन्योर में सर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को कई सारी नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया था, जहां पर अब तक टाटा ग्रुप के सभी बोर्ड मेंबर्स और की पर्सन्स सिर्फ इंडिया के अंदर बिजनेस करने पर फोकस कर रहे थे। वहां पर सर रतन टाटा ने रिस्क उठाकर टाटा को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने के बारे में सोचा और उसके लिए उन्होंने कई फॉरेन कंपनीज को एक्वायर भी किया। उन्होंने सबसे पहली कंपनी जो एक्वायर की वो थी ब्रिटेन का फूड एंड बेवरेज ब्रांड टेटले। उन्होंने 432 USD में ये ब्रांड एक्वायर किया था एंड इट वाज द फर्स्ट ग्लोबल एक्विजिशन बाय टाटा। उसके बाद अप्रैल 2007 में टाटा स्टील ने एंग्लो डच स्टील मेकर कंपनी यानी कोरस ग्रुप को भी 12 बिलियन USD में एक्वायर कर लिया था, जिसका नाम 2010 में आगे जाकर हो गया टाटा स्टील यूरोप। And at that time it was the biggest takeover of a foreign firm by any Indian company. उसके बाद उन्होंने जून 2008 में अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरर यानी फोर्ड मोटर्स के दो प्रीमियम और आइकॉनिक ब्रांड यानी जैगवार एंड लैंड रोवर को भी खरीद लिया और इसके पीछे की कहानी तो काफी फेमस है। दरअसल कहानी 9 साल पहले यानी 1999 में जाकर शुरू होती थी। सर रतन टाटा जी को कार और प्लेन का बहुत शौक था और उस वक्त जापानीज और अमेरिकन ब्रांड्स का ही पूरी दुनिया में बोलबाला था इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेटिव इंडस्ट्री। और उस वक्त सर रतन टाटा को लगा कि इंडिया की भी कोई एक कार होनी चाहिए जो इंडियन ओरिजिन की हो, इंडिया में ही बनी हो। और उसी के चलते उन्होंने 1998 में पहली इंडिजीनियस पैसेंजर कार यानी भारत में बनी हुई, भारत में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर हुई पहली कार बनाई, जिसका नाम था इंडिका। लेकिन इंडिका की सेल्स जैसे एक्सपेक्टेड थी उससे बहुत कम हुई और कंपनी को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस सब से रतन टाटा जी काफी उदास हुए और सर रतन टाटा ने अपना एक कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस बेचने का फैसला किया और 1999 में उन्होंने इसके लिए अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरर यानी फोर्ड मोटर्स को अप्रोच भी किया और उस वक्त फोर्ड मोटर्स के चेयरपर्सन यानी बिल फोर्ड ने इस डील को सहमति भी दर्शाई, लेकिन साथ में उन्होंने सर रतन टाटा जी का अपमान भी किया। बिल फोर्ड ने सर रतन टाटा से कहा कि अगर आपको पैसेंजर कार्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो ये बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत क्या थी। खैर, हम आपसे ये आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन खरीद कर आप पर एक उपकार, आप पर एक एहसान कर रहे हैं। और ये बात सर रतन टाटा के दिल में बहुत चुभी, उनको इस बात का बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपना ये कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस फोर्ड को ना बेचने का फैसला किया, बल्कि उन्होंने ये बिजनेस किसी को भी ना बेचने का फैसला लिया और फिर से उसे दुगनी मेहनत से और ज्यादा पैशन से शुरू रखने का फैसला लिया। और कुछ ही समय गुजरने के बाद टाटा कार मैन्युफैक्चरिंग में भी अपना बिजनेस स्ट्रॉन्ग करने लगे। और फिर जब 2008 में द ग्रेट रिसेशन का टाइम आया, उस वक्त फोर्ड का भी भारी नुकसान हुआ और वो बैंकरप्ट होने की कगार पर आ गए। और अब बारी थी श्री रतन टाटा जी की। उन्हें मौका मिला था अपनी बेइज्जती का बदला लेने का, बेइज्जती का जवाब देने का, क्योंकि वक्त सबका आता है दोस्तों। उस वक्त तो सर रतन टाटा ने अपनी गर्दन बिना झुकाए अपना बिजनेस ना बेचने का फैसला लिया था और उसे सही भी ठहराया था, लेकिन फोर्ड में शायद वो करेज नहीं था और फिर उन्होंने अपने दो आइकॉनिक और प्रीमियम ब्रांड जैगवार एंड लैंड रोवर टाटा को 2.3 बिलियन USD में बेच दिए। और उसके बाद फोर्ड के चेयरपर्सन ने ये कहा भी कि आप JLR को खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं।
सर रतन टाटा के लिए ये एक्विजिशन पर्सनल तो था ही, लेकिन साथ में इस एक्विजिशन से टाटा ने खुद को ग्लोबल ऑटोमोटिव प्लेयर के तौर पर स्ट्रांग बना दिया। दोस्तों, इसके अलावा सर रतन टाटा के टेन्योर में ही यानी 2004 में TCS पब्लिकली लिस्ट हुई थी एंड इट वाज द फर्स्ट $1 बिलियन IPO इन इंडियन हिस्ट्री। तो दोस्तों, ये तो हुई उनकी प्रोफेशनल जर्नी इन द टाटा ग्रुप एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, एज अ बिजनेसमैन। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो उससे भी कई गुना प्रभावशाली थे। एक सफल बिजनेसमैन बनना है तो इंस्पायर होने के लिए, मोटिवेट होने के लिए आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन उसके साथ अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो सर रतन टाटा ही सबसे पहले आपको याद आएंगे। और इसका उदाहरण है उनका पशु प्रेम। उनका पशु प्रेम तो जग जाहिर है। उनके 2 जर्मन शेफर्ड्स टीटो एंड टैंगो में तो उनकी जान बसती थी, इतनी कि एक बार टीटो जब बीमार था और उसी वक्त उन्हें ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स द्वारा लंदन में बकिंगहैम पैलेस में उनके समाज कार्य के लिए लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला था। लेकिन दोस्तों, सर रतन टाटा जी ने टीटो को बीमार हालत में छोड़कर अवार्ड लेने जाना उचित नहीं समझा और वो अवार्ड सेरेमनी उन्होंने मिस कर दिया। और ये किस्सा उनके मित्र और जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट सोहेल सेठ ने भी बताया था, जो आप सुन सकते हैं। Prince Charles wanted to give Ratan Tata the Lifetime Achievement Award for Philanthropy at Buckingham Palace. Yes. Everything was set. It was under the auspices of the British Asian Trust. I reached London on the 2nd or the 3rd of February, and there were 11 missed calls from Mr. Tata. Yeah. So I said, God, what's happened? So I'm picking up my bags at Heathrow from the conveyor belt, and I called Mr. Tata. I said, what's happened? He says Tango and Tito, his dogs, Yes. one of them had fallen terribly ill. He's saying, I can't leave him and come. So sensitive. I said, Mr. Tata, Prince Charles has organized this Lifetime Achievement Award. He didn't come. And you know what Prince Charles said? He says, that's a man. That's the man that Ratan is. That's why the House of Tata is what it is. दोस्तों, ये तो था उनके अडॉप्टेड कुत्तों के लिए प्यार, उनके पालतू कुत्तों के लिए प्यार। लेकिन मुंबई में जो उनका घर था, जो उनका टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर्स था यानी बॉम्बे हाउस, वहाँ पर स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी स्ट्रे डॉग्स के लिए कोई भी पाबंदी नहीं थी। कोई भी स्ट्रे डॉग कभी भी वहाँ पर आ जा सकता था। और जब इस बॉम्बे हाउस का रेनोवेशन होने जा रहा था, उस वक्त भी सर रतन टाटा ने कोई भी शोर शराबा ना किए इन स्ट्रे डॉग्स के लिए अलग से रहने और खाने पीने की व्यवस्था की थी। इतना ही नहीं, उनके प्रेस्टिजियस लग्जरियस ताज होटल में भी वहाँ के स्टाफ को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि वो किसी भी कुत्ते को परेशान ना करे, किसी भी कुत्ते को यहाँ से ना भगाए। उनके और उनके मिलेनियर फ्रेंड शांतनु नायडू के क्लोज बनने की वजह भी उन दोनों का पशु प्रेमी था। दोस्तों, शांतनु नायडू जो कि एक टाटा एम्प्लॉय थे, उन्होंने स्ट्रे डॉग्स के होने वाले एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए उनके लिए ग्लो इन द डार्क कॉलर्स बनाना स्टार्ट किया था। और अपनी इसी कंपनी को, अपनी इसी स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए उन्होंने सर रतन टाटा जी को एक लेटर लिखा था फंडिंग के लिए। उसके बाद सर रतन टाटा, जो खुद एक एनिमल लवर है, उन्हें शांतनु का ये आइडिया काफी अच्छा लगा। और जैसे ही समय बीतता गया, उन दोनों का जानवरों के लिए प्यार, उन दोनों के स्वभाव एक दूसरे से काफी मिलने लगे और वो दोनों एक दूसरे से काफी क्लोज हो गए। दोस्तों, आज हम आप जैसे आम आदमियों में जब कभी भी टाटा ग्रुप के किसी भी ब्रांड का नाम लिया जाता है तो उसका सिनोनिम, उसका समानार्थी शब्द होता है भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट। और ये सब सिर्फ और सिर्फ सर रतन टाटा जी की वजह से हुआ है। उन्होंने सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में ना सोचकर देश और देश की जनता के वेलबींग को हमेशा प्रायोरिटी दी है। चाहे आम कंज्यूमर हो या फिर कोई इन्वेस्टर, टाटा सबके फेवरेट है। शायद ही उनका कोई स्टॉक होगा जिसने इन्वेस्टर्स को रुलाया होगा। दोस्तों, एक तरफ है सर रतन टाटा जी और शांतनु नायडू जैसे इंसान जो स्ट्रे डॉग्स के लिए भी इतना डीपली सोचते हैं, और दूसरी तरफ है हम जो खुद को रतन टाटा के फैन कहलाते हैं, उनके एडमायरर, उनके प्रशंसक कहलाते हैं, रतन टाटा जी को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। लेकिन हमें इन कुत्तों से, इन बेजुबान जानवर से कुछ भी लेना देना नहीं होता। आसपास के जानवरों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। घर के आसपास तो छोड़ ही दो, सोसाइटी के आसपास भी अगर कोई कुत्ता हमें दिखाई देता है तो हम उसे गालियां देते हैं, उन्हें मारते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। और दोस्तों, अगर हम और आप रतन टाटा जी की एक बेसिक क्वालिटी भी अपना नहीं सकते तो क्या वो खाक हमारे इंस्पिरेशन है सिर्फ नाम के लिए? दोस्तों, उनके जैसा एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, समाज कार्य में खुद को झोंकने वाला इंसान तो हम शायद ही बन पाएंगे, लेकिन उनके अंदर की बेसिक क्वालिटीज जैसे कि ह्यूमिलिटी, डिसेंसी, नेवर गिव अप एटीट्यूड, कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल, इन जैसे मॉरल वैल्यूज को तो हम अपना ही सकते हैं अगर उन्हें हम अपना आइडल या फिर इंस्पिरेशन मानते हैं तो। और यही उनके प्रति हम सब की तरफ से एक सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है, एक ट्रिब्यूट हो सकता है। दोस्तों,
सर रतन टाटा जी को देश और समाज के लिए किए हुए योगदान के लिए, समाज कार्य के लिए देश का दूसरा सर्वोच्च और तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार दिया जा चुका है, यानी पद्म विभूषण और पद्म भूषण। सर रतन टाटा कभी भी इंडियाज रिचेस्ट लिस्ट या फिर कोई भी फोर्ब्स की रिच लिस्ट में शामिल नहीं हुए थे। चाहे तो वो कर सकते थे, इंडियाज रिचेस्ट लिस्ट में आना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्हें इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने अपनी पर्सनल वेल्थ से ज्यादा हमेशा देश और देश के लोगों के बारे में सोचा। टाटा ट्रस्ट का 60% नफा, 60% प्रॉफिट आज भी समाज कार्य में जाता है और इसीलिए वो सही मायनों में भारत रत्न का खिताब डिजर्व करते हैं और उन्हें भारत रत्न मिले इसके लिए एक बार याचिका भी दाखिल की गई थी, लेकिन सर रतन टाटा जी ने बड़ी ही विनम्रता से लोगों से ये विनती की कि ऐसा कुछ भी ना करें और उनके इसी स्वभाव के, इसी विनम्रता के हम सभी दीवाने हैं। सर रतन टाटा को भले ही इस बात का कोई खेद न रहा हो कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा नहीं गया और शायद उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार भारत रत्न से सम्मानित कर भी दे, लेकिन दोस्तों मुझे और आप जैसे कई सारे प्रशंसकों के लिए ये खेद की बात है कि उन्हें उनके जीते जी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। लेकिन चाहे जो भी हो, हम सब भारतीयों के लिए वो भारत के रत्न है, थे और रहेंगे। And as he wished, he will always be remembered as someone who made the difference in our lives, in the society, for our country. Rest in peace, Mr. Ratan Tata. Rest in peace.